बच्चों, आजकल आप लोग कैसे हैं? मैं एस कुमार, मेरा चैनल एस कुमार फिजिक्स। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। अब रहा कि कुछ बोर्ड में आने वाले इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, जो बोर्ड तथा अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा हुआ है। वैसे क्वेश्चन आज हल किया जाएगा, बताया जाएगा, जो कुछ थ्योरेटिकल होगा और कुछ कैलकुलेशन करके हल करके निकाला जाएगा। इसमें आपको पहला हम बता रहे हैं कि आवेशित पदार्थ का द्रव्यमान द्रव्यमान ऑप्शन रहेगा ए नंबर घटता है, बी नंबर में बढ़ता है, सी नंबर में बढ़ता तथा घटता है, बढ़ता या घटता है, बढ़ता या घटता है, और सी नंबर डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिएगा आवेशित पदार्थ का द्रव्यमान, आवेशित पदार्थ का द्रव्यमान घटेगा कि बढ़ेगा घटेगा। अब रहा इसमें आपको हम बतला रहे हैं कि आवेशित पदार्थ का द्रव्यमान घटता है, ए नंबर दिया है, बी नंबर बढ़ता है, सी नंबर बढ़ता है या घटता है। तो आप जान लीजिए कि जब पदार्थ आवेशित होता है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। तो इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से निकलता है और दूसरे पदार्थ में जाता है। तो जिस पदार्थ से निकलता है तो वह अपना द्रव्यमान लेकर निकलता है, और जिस पदार्थ में जाता है तो अपना द्रव्यमान लेकर जाता है। अतः आवेशित पदार्थ का द्रव्यमान घटता या बढ़ता है, यानी जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और वह पदार्थ धनावेशित होता है। जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जाता है वह पदार्थ ऋणावेशित होता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन गया तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी चला गया। और तो आवेशित पदार्थ जब कहेगा तो आवेश क्लियर नहीं कि धन है कि ऋण है। अतः आवेशित पदार्थ का द्रव्यमान बढ़ता या घटता है, ऑप्शन होगा। अगर यही कहता है 2 नंबर में कि धनावेशित पदार्थ का द्रव्यमान, धनावेशित पदार्थ का द्रव्यमान, अब आप धनावेशित पदार्थ का द्रव्यमान ऑप्शन होगा ए नंबर में घटता है, बी नंबर में बढ़ता है, सी नंबर में दोनों, डी नंबर में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो धनावेशित पदार्थ देखिए, धनावेशित पदार्थ कौन होता है? जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह धनावेशित होता है। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह धनावेशित होता है। जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का उतना द्रव्यमान भी निकल जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा अपना द्रव्यमान लेकर जाएगा। अतः जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो पदार्थ धनावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन निकलने के साथ उसका द्रव्यमान भी निकल जाता है, अतः धनावेशित पदार्थ का द्रव्यमान घटता है। और ऋणावेशित पदार्थ में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चला जाता है, अतः उसका क्या होता है? द्रव्यमान बढ़ जाता है। 3 नंबर हम कहेंगे कि ऋणावेशित पदार्थ का द्रव्यमान, ऋणावेशित पदार्थ का द्रव्यमान में क्या कहिएगा? ए नंबर बढ़ता है, बी नंबर घटता है, सी नंबर दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिएगा ऋणावेशित पदार्थ, जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जाते हैं वह ऋणावेशित पदार्थ होता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो अपना द्रव्यमान लेकर जाते हैं। अतः ऋणावेशित पदार्थ में क्या होता है? ऋणावेशित पदार्थ का द्रव्यमान बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन जाता है तो अपना द्रव्यमान लेकर जाता है। अतः ऋणावेशित पदार्थ का द्रव्यमान बढ़ जाता है। जबकि धनावेशित पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, अतः अपना द्रव्यमान क्या इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लेकर चला जाता है। अतः उसमें क्या है? धनावेशित पदार्थ में क्या होता है? द्रव्यमान घटता है। ऋणावेशित पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जाता है तो अपना द्रव्यमान लेकर गया, अतः उसमें क्या होता है? द्रव्यमान बढ़ता है। तो याद रखिएगा आवेशित पदार्थ का द्रव्यमान बढ़ता या घटता है। धनावेशित पदार्थ का द्रव्यमान
धनावेशित पदार्थ का द्रव्यमान घटता है, ऋणावेशित पदार्थ का द्रव्यमान बढ़ता है। अब हम पढ़ेंगे इसमें अगला 3 के बाद 4 नंबर कि अगला हम क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। देखिएगा अगला क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं कि एक वस्तु पर 1 कूलम का ऋण आवेश है, उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, यानी 1 कूलम आवेश में, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब बताइएगा ऑप्शन दिया हुआ है 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। पहला ऑप्शन दिया है 6.25 गुणे 10 की पावर -18। दूसरा बी नंबर दिया है 6.25 गुणे 10 की पावर 18 और सी नंबर दिया है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 और डी नंबर दिया है 6.25 गुणे 10 के पावर 18। अब देखिएगा यहाँ ऐसे दिया है ऑप्शन डी नंबर, इनमें से कोई नहीं मान लीजिए। 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या आप पढ़े होंगे Q बराबर ±Ne से, तो Q बराबर ±Ne, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, मैंने n निकालना है। n बराबर क्या होगा Q/E। अब देखिएगा Q का मान कितना है 1 कूलम, यहाँ दिया है 1 कूलम आवेश में, यानी आवेश कितना है 1 कूलम, अर्थात Q का मान कितना रहा 1 कूलम, तो यहाँ 1 दे देंगे। E का मान कितना आएगा 1.6 गुणे 10 के पावर -19, यहाँ क्या रहा 1/1.6, ऊपर गया 10 के पावर 19। इसके बाद क्या हल कर लेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ 10 कर लेंगे, नीचे दशमलव हटेगा तो ऊपर एगो 0 बैठा देंगे, तो यहाँ 1.6 है, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या होगा 0 बैठ जाएगा, 10/16 तो 10 के पावर 19। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 के पावर 19 को। अब क्या करेंगे आप 10 इसमें गुणा में लेकर चलाएंगे 100 हो जाएगा, यानी 10 गुणे 10 कर लेंगे यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 के पावर 18 हो जाएगा। अब यहाँ 16 से भाग देंगे, इसके बाद 10 यहाँ क्या होगा 100, यहाँ 16 से भाग देंगे 18, 10 के पावर 18 यहाँ रहा आपका। अब 16 से 100 में भाग देंगे तो कितना होगा 16, n बराबर क्या रहा आपका, तो 16 96, क्या बचा 4 40, 16 दूना के 32, 8 80, 16 5 80, तो 10 के पावर 18। यानी याद रखिएगा 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 10 के पावर 18। तो यहाँ ऑप्शन में देखिएगा 6.25 10 के पावर 18, यहाँ 6.25 10 के पावर 18, यहाँ 1.6 10 के, तो कौन सही होगा ऑप्शन, इसमें भी नंबर होगा। अब इसके बाद देखिएगा सेम इसी क्वेश्चन, सेम इसी क्वेश्चन पर है, अगला क्वेश्चन दिया है आपको, लिख रहे हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो 5 नंबर क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि एक वस्तु 1 कूलम का ऋण आवेश है, 1 कूलम एक वस्तु पर 1 कूलम का ऋणावेश है, ऋणावेश है एक वस्तु में 1 कूलम का ऋणावेश है, उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या है
संख्या है सामान्य अवस्था से, संख्या है सामान्य अवस्था से, ए नंबर में दिया है, देखिएगा ए नंबर में दिया है 6.25 × 10⁻⁻18 अधिक। बी नंबर में दिया है आपका 6.25 × 10⁻18 कम। सी नंबर में क्वेश्चन दिया है आपका 1.6 × 10⁻⁻19 अधिक। डी नंबर में दिया है आपका 6.25 × 10⁻18 अधिक। अब देखिएगा, तो अभी आप निकालें इसके पहले वाले 4 नंबर में 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाले 6.25 × 10⁻18। अब बताइए 1 कूलम का ऋणावेश है, ऋणावेश किसे कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपना द्रव्यमान लेकर जाएगा, अतः वो द्रव्यमान उसमें ऐड होगा ऋणावेशित पदार्थ में, तो वह द्रव्यमान ऐड होगा, तो जितना द्रव्यमान लेकर जाएगा उतना द्रव्यमान उस पदार्थ में अधिक होगा, क्योंकि ऋणावेश पदार्थ वैसा पदार्थ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है वो ऋणावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो द्रव्यमान लेकर जाएगा, अतः ऋणावेशित पदार्थ का द्रव्यमान बढ़ेगा। जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जाता है वो ऋणावेशित पदार्थ होता है, जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जाता है वो ऋणावेशित पदार्थ होता है। और ऋणावेशित पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जाता है तो उस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बढ़ जाता है, अतः इस प्रकार उस पदार्थ में द्रव्यमान अधिक होगा, अतः क्या होगा? डी नंबर अधिक। यहाँ एक वस्तु पर 1 कूलम का ऋणावेश है तो उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या सामान्य अवस्था में 6.25 × 10⁻18 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन होता है, अधिक होगा ऋणावेश में। यही धनावेश की बात होती तो क्या होता? 6.25 × 10⁻18 कम होता। आप याद रखिएगा ऋणावेशित पदार्थ में द्रव्यमान बढ़ता है, पहले भी आप जानते हैं, अतः जो भी द्रव्यमान बढ़ेगा वो क्या होगा? अधिक होगा, घटेगा तो कम होगा। इसके बाद आपको बतला रहे हैं 6 नंबर में, देखिएगा तो 6 नंबर में आपको बतला रहे हैं कि विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। क्वेश्चन है 6 नंबर, विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। ए नंबर में है इसमें, ए नंबर में है आपका फैराडे के नियम से। बी नंबर में है क्वेश्चन आपका कूलॉम नियम से। सी नंबर में दिया है आपका क्वेश्चन, सी नंबर में ऑप्शन दिया है आपका लाप्लास के नियम से। डी नंबर में ऑप्शन दिया है आपका, डी नंबर में ऑप्शन दिया है गॉस के नियम से। अब देखिएगा इसमें, आप लोग भी जानते हैं आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है, तो आवेशों के बीच लगने वाला जो स्थिर वैद्युत बल होता है वह कूलम नियम से दिया जाता है। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल के लिए कूलम का नियम उपयोग करते हैं, बराबर K(Q1Q2/r²। तो आवेशों के बीच लगने वाला बल कूलम नियम से दिया जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही है। इसके साथ ही आपको आगे ऐसा ही ऑब्जेक्टिव इसमें मिलेंगे, अभी तो सिंपल मिल रहा है ऑब्जेक्टिव, इसके बाद आपको बदलाया जा रहा है। SI पद्धति में एप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है। देखिएगा इसमें आप लोगों को बताया भी गया है पहले, यहाँ भी देख लीजिएगा इसमें 7 नंबर में SI पद्धति में एप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है। SI
पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। ध्यान दीजिएगा, एसआई पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, तो कूलम्ब नियम से एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। इसमें ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन में आपको हम बतला रहे हैं, देखिएगा ऐसे ऑप्शन दिया है। ए नंबर न्यूटन पर मीटर, बी नंबर ऑप्शन जो दिया है आपका वह दिया है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और सी नंबर दिया है कूलम्ब पर वोल्ट, और डी नंबर दिया है, डी नंबर जो दिया है आपका वह है, तो डी नंबर में आपको दिया है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, तो अब आपको बतलाया जा रहा है यहाँ कि एसआई पद्धति में एप्सिलॉन का मात्रक होता है। कौन मात्रक है इसमें बताइए आप लोग। अब इसमें निकाल रहे हैं हम, देख लीजिएगा। कूलम्ब नियम से आप पढ़े होंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होगा, इधर भाग में इधर गुणा में आएगा, इधर 1/4 पाई F हो जाए, यहाँ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। या एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट का मात्रक नहीं होता है, इसका न्यूटन होगा, आवेश का कूलम्ब, कूलम्ब Q1 आवेश से Q2 आवेश है तो आवेश का कूलम्ब, फिर दूसरा आवेश यहाँ कूलम्ब, दूरी का क्या है मीटर, तो आर के स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, क्या हुआ कूलम्ब स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको क्या लिखते हैं, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए तो इसमें कोई ऑप्शन है, तो यहाँ देखिए कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बी नंबर ऑप्शन है, अतः बी नंबर करेक्ट रहा आंसर। तो इन ऑप्शनों में क्या है, बी नंबर सही है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का क्या रहा आपका मात्रक रहा। अब हम आपको आगे बतला रहे हैं इसमें, देखिएगा कि अगला देखिएगा, तो 7 नंबर के बाद आपको बतला रहे हैं हम कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल होता है। तो 8 नंबर में दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम 8 नंबर में दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए, दुगुनी कर दी जाए तो इनके बीच लगने वाला बल होता है। ऑप्शन में देखिएगा, तो लगने वाला जो बल है, तो लगने वाला बल में कौन कौन बल है यहाँ ऑप्शन में देखिएगा। पहला ए नंबर, दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो इनके बीच लगने वाला बल हो जाता है। ए नंबर है 1/2 गुना, बी नंबर है आपका, तो बी नंबर है यहाँ 2 गुना, सी नंबर है आपका 1/4 गुना, डी नंबर है आपका, तो डी नंबर है 4 गुना। क्या होगा देखिएगा, दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो मान लीजिए कि, तो कौन सही ऑप्शन, तो दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दिया तो इनके बीच लगने वाला बल होता है। तो होता है में हम क्या करेंगे, सुन 2 चार्ज लेंगे, Q1 दूसरा क्या होगा Q2। अब बताइएगा, तो इनके बीच की दूरी r है, तो इनके बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल कूलम्ब नियम से क्या होगा, F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एक नंबर। दूसरा क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, यदि आवेशों के बीच की दूरी को दुगुनी कर दिया जाए, यानी Q1 और Q2 के बीच की दूरी प्रारंभ में r है, लेकिन प्रश्नानुसार यदि आवेशों के बीच की दूरी को दुगुनी कर दिया जाए, यानी r न करके क्या कर दिया जाए 2r कर दिया जाए, और चार्ज वही है Q1 और Q2, तो इनके बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल क्या होगा। तो पहला वाला Q1 और Q2 है, इनके बीच की दूरी r है, तो इनके बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल F1 है। कूलम्ब नियम से F1 = K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर।
यहाँ दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 है, इनके बीच की दूरी 2r है, इनके बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल क्या है, F2 है। अब बताइएगा यहाँ F2 इक्वल टू क्या हुआ, K Q1 Q2 बाई 2r के होल स्क्वायर। F2 इक्वल टू क्या रहा, K Q1 Q2 बाई 4r स्क्वायर। तो यहाँ देखिएगा ये कई नंबर रहा, 2 नंबर, ये क्या रहा आपका 1 नंबर। अब क्या कर लेंगे हम, समीकरण 1 में 2 से भाग देंगे। F1 बाई F2 इक्वल टू F1 का मान है K Q1 Q2 बाई क्या आर स्क्वायर, K Q1 Q2 बाई क्या रहा आपका 2r 4r स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ही कट गया, क्या बचा F1 और F2 इक्वल टू क्या होगा, उलट कर ऊपर चला जाएगा 4, यानी 4 गुना, तो 4 गुना कहीं है, अतः इसमें क्या है डी नंबर ऑप्शन। तो कहिएगा कि दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ता है तो क्या होगा, अगर बीच की दूरी बढ़ जाए तो दो आवेशों के बीच की, अच्छा तो नया बल, सॉरी, तो अब दोनों आवेशों के बीच की दूरी बढ़ जाए, सॉरी, तो यहाँ क्या करेंगे हम, तो नया बल क्या होगा, तो नया बल तो F2 रहा है, यहाँ F2 कितना रहा आपका, F2 समीकरण 2 में 1 से भाग दीजिएगा, सॉरी 2 में, समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर तो क्या हुआ, F2 बाई F1 इजिकल टू K Q1 Q2 बाई 4r स्क्वायर, यहाँ K Q1 Q2 बाई क्या है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, क्या रहा है इसमें नया बल जो है F2 है, F2 बाई F1 इजिकल टू क्या है आपका 1/4, यानी क्या कहिएगा कि F2 इजिकल टू क्या होगा 1/4 F1, यानी यहाँ क्या आया 1/4 F1। तो इस स्थिति में कहिएगा कि दो आवेशों के बीच की दूरी को दुगुनी कर दिया जाए तो उनके बीच बल क्या होगा 1/4 हो जाएगा, यानी दूरी क्या होगा, दूरी बढ़ेगा तो बल क्या होगा, घटेगा। तो यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को दुगुनी कर दी जाए तो इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा 1/4। 1/4 कौन ऑप्शन है, सी नंबर, सॉरी इसमें कौन ऑप्शन होगा, तो सी नंबर करेक्ट है। दूरी क्या आवेशों के बीच की दूरी बढ़ता है तो बल का मान क्या होगा, घटता है। इसके बाद आपको बतला रहे हैं 8 नंबर में देखिएगा, तो 8 नंबर आपको बतला रहे हैं हम, इसमें 8 नंबर में क्वेश्चन से आपका कह रहा है कि किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक हो सकता है। अब देखिएगा 7 नंबर, किसी माध्यम का सापेक्षिक विद्युतशीलता होता है, किसी माध्यम का सापेक्षिक के विद्युतशीलता, किसी माध्यम का सापेक्षिक विद्युतशीलता होता है। अब बताइएगा 8 नंबर है ऑब्जेक्टिव, तो किसी माध्यम का सापेक्षिक विद्युतशीलता, तो देखिएगा निर्वात या वायु का सापेक्षिक विद्युतशीलता, तो किसी माध्यम का सापेक्षिक विद्युतशीलता होता है, दिया है यहाँ एप्सिलॉन r इक्वल टू 1, बी नंबर एप्सिलॉन r इक्वल टू इन्फिनिटिव, सी नंबर दिया है एप्सिलॉन r ग्रेटर देन 1। तो कौन होगा इसमें ऑप्शन देखिएगा, तो देखिएगा निर्वात या वायु में सापेक्षिक जो विद्युतशीलता होता है, तो निर्वात का सापेक्षिक विद्युतशीलता कितना होता है 1 होता है, लेकिन यहाँ क्या है किसी माध्यम का, तो निर्वात में सापेक्षिक विद्युतशीलता 1 होता है, निर्वात के अलावा किसी भी मीडियम में जाइएगा उसका सापेक्षिक विद्युतशीलता 1 से अधिक होता है। तो किसी माध्यम जब कह दिया तो समझिएगा उसकी सापेक्षिक विद्युतशीलता हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो किसी माध्यम का सापेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन r ग्रेटर देन 1 कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया हुआ है। अब आपको हम बतला रहे हैं कि आगे देखिएगा, इसके बाद किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक हो सकता है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसी 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युत रोधी माध्यम का
पारावैद्युतांक किसी विद्युत रोधी माध्यम का पारावैद्युतांक हो सकता है। ऑप्शन दिया है इसमें ए नंबर। तो अब देखिए किसी माध्यम का पारावैद्युतांक हो सकता है, ए नंबर दिया है -1, बी नंबर में ऑप्शन में दिया है आपका 0, सी नंबर ऑप्शन में दिया है आपका 0.5 और डी नंबर ऑप्शन में दिया है आपका डी नंबर में 5। तो कह रहा है किसी विद्युत रोधी माध्यम का पारावैद्युतांक हो सकता है। तो आप तो जानते हैं कि माध्यम जब आ जाएगा तो पारावैद्युतांक यानी सापेक्षिक जो विद्युतशीलता है वो हमेशा 1 से बड़ा होगा। तो -1 1 से छोटा है, 0 भी छोटा है, 0.5 भी 1 से छोटा है। अतः किसी माध्यम का सापेक्षिक विद्युतशीलता 1 से बड़ा होता है। अतः इसमें कौन ऑप्शन होगा? डी नंबर 1 से बड़ा है 5। अतः क्या होगा? किसी विद्युत रोधी माध्यम का पारावैद्युतांक सापेक्षिक विद्युतशीलता हो सकता है कितना? 5। अब इसके बाद हम देखेंगे अगला। देखिएगा इसमें आपको बतलाया जा रहा है, आगे देखिएगा, धातुओं का पारावैद्युतांक होता है 10 नंबर। धातुओं का पारावैद्युतांक होता है। तो आप देखिएगा धातुओं का पारावैद्युतांक ए नंबर में ऑप्शन दिया है 0, बी नंबर में दिया है 1, सी नंबर दे दिया है 1 से अधिक और डी नंबर में दिया है अनंत। याद रखिएगा किसी भी मेटल्स का, किसी भी धातु का पारावैद्युतांक या सापेक्षिक जो विद्युतशीलता होता है इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। तो किसी भी धातु का पारावैद्युतांक या सापेक्षिक विद्युतशीलता क्या होता है? अनंत होता है। इसके बाद आपको 11 नंबर में हम बतला रहे हैं क्वेश्चन। 11 नंबर देखिएगा, 11 नंबर में है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन दिया है न्यूटन पर कूलम, बी नंबर ऑप्शन दिया है न्यूटन कूलम, सी नंबर ऑप्शन दिया है आपका कूलम मीटर, डी नंबर नॉन ऑफ दे दिया है। तो विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक आप जानते हैं, विद्युत क्षेत्र E बराबर F/Q फंडामेंटल सूत्र होता है। बल के न्यूटन, आवेश के कूलम, क्या रहा? न्यूटन पर कूलम। कौन ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन ए नंबर क्या है? करेक्ट है। अतः विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का SI मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है। एक और होता है वोल्ट पर मीटर, जो अगला चैप्टर में क्लियर होगा। तो याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक न्यूटन पर कूलम। आगे देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन आपको बतलाया जा रहा है। 11 नंबर में देखिएगा 2 बिंदु आवेश यहाँ है, 2 बिंदु आवेश वायु में परस्पर r दूरी पर स्थित है। r दूरी पर स्थित है। स्थित होने पर एक दूसरे पर बल, r दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। इसके बाद दिया है के पारावैद्युतांक वाले माध्यम में, के पारावैद्युतांक वाले माध्यम में, के पारावैद्युतांक वाले माध्यम में r दूरी पर, कैपिटल R दूरी पर रखने पर भी वे
उतना ही बल अनुभव करते हैं, वे उतना ही बल अनुभव करते हैं, बल अनुभव करते हैं, उतना ही बल अनुभव करते हैं। आर का मान क्या होगा? आर का मान, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर आर दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे पर एफ बल लगाते हैं। तो दो बिंदु आवेश कौन है? एक Q1 है, दूसरा कौन है? Q2 है, और आर दूरी पर है, और इनके बीच लगने वाला बल F है। तो इसके अनुसार क्या होगा? F बराबर कूलम नियम से K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, एक नंबर। इसके बाद क्या कर रहा है? K परावैद्युतांक वाले माध्यम में दो चार्ज है Q1 Q2, और क्या इनके बीच की दूरी क्या है? कैपिटल आर, और K परावैद्युतांक के मीडियम में रखा गया है इसको। जब K परावैद्युतांक सापेक्षिक विद्युतता के मीडियम में रखेंगे तो अब इस स्थिति में क्या होगा? जो बल होगा वो सेम लगेगा। F बराबर क्या हुआ आपका? यहाँ K के बदले आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी रख लेंगे। अब रहा कि वायु या निर्वात में है, लेकिन कहाँ है? वायु या निर्वात में। और E कहाँ है इसमें? E दो चार्ज है, वो K सापेक्षिक विद्युतशीलता वाला माध्यम है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है वायु या निर्वात में। लेकिन वायु और निर्वात छोड़कर जब कोई माध्यम का बात आया है, K परावैद्युतांक वाला माध्यम की बात आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कि जब एप्सिलॉन आर लिखते हैं, या एप्सिलॉन आर को कैपिटल K से भी लिखा आता है, या K लिखते हैं, और क्या है? Q1 Q2 बाई कौन? आर, कैपिटल आर स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ दोनों बल क्या है? समान है। तो समीकरण 1 तथा 2 से निकाल लेंगे। यहाँ समीकरण किससे? 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। अब बताइएगा 2 से क्या होगा? जब LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो यहाँ से ही कट जाएगा, ई कट जाएगा, यहाँ से ही हट जाएगा Q1 Q2, यहाँ से Q1 Q2 हटेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हट जाएगा, यहाँ से ही हट गया। बचा क्या? देख लीजिएगा बचा क्या? यहाँ बचा आपका 1/r स्क्वायर K, और यहाँ क्या बचा आपका? 1/r स्क्वायर। ऑप्शन दिया है इसमें 1 2 3, ऑप्शन दिया है स्टूडेंट, यहाँ निकालना है हमें कि क्या होगा। तो अब बताइएगा आर का, इस कैपिटल आर का मान, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बाई K होगा। तो कैपिटल आर बराबर क्या हुआ आपका? तो कैपिटल आर इजकल टू क्या होगा? स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चला जाएगा, आर बाई अंडर रूट K। देखिएगा ये ऑप्शन दिया है आपका इस C नंबर में, हमने ऑप्शन लिखना छोड़ दिया। C नंबर ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा।